हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईएलओ के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है। तो आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आज। तो जो जो पॉइंट्स हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आईएलओ का प्रेजेंट सेटअप, आईएलओ के ऑर्गन्स और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लेबर्स के फेवर में काम करती है। और आप सभी जानते होंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, आपके विलेज में, आपकी सोसाइटी में मतलब जो लेबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उनकी वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है आईएलओ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919। यानी फर्स्टली जो आईएलओ है वो एस्टेब्लिश हुई थी, या इसकी फॉर्मेशन है हुई थी वो 1919 में। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। लीग ऑफ नेशंस वाज द ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएलओ वाज इट्स एजेंसी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओवरकम होने के बाद लीग ऑफ नेशंस, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसी की एक एजेंसी थी आईएलओ, जिसका वर्क था लेबर्स के वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाना, कुछ स्कीम्स बनाना, या उनके राइट्स के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करवाना। तो 1919 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। लीग ऑफ नेशंस मेन ऑर्गेनाइजेशन थी और आईएलओ उसकी एक एजेंसी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो 1919 में हुई थी। आप जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी है और जो तुर्की है, ये कंट्री बहुत ही बुरी तरह से हारे थे और उनके एवज में उनको कुछ अपने ही कंट्री के कुछ जो रिसोर्सेज थे या टेरिटरीज थी या जो ह्यूमन रिसोर्स थे, उन से लेस होना पड़ा था, उनकी कमी हुई। और जो ब्रिटेन था या यूएसए था, उन्होंने जो जर्मनी है उससे बहुत सारी जो रिकवर, हम कह सकते हैं कि वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस हुआ था वो जर्मनी से ही रिकवर किया। तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में क्या था? जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। यानी जर्मनी ने डिफीट के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसकी जो भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, यानी उसकी नियर बाई जो बाउंड्रीज लाइन पे कोस्टल एरियाज में जो भी उन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, वो ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में कर ली। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, उनकी जो नंबरिंग थी, उनकी जो संख्या थी वो 1/10 थी। यानी टोटल पॉपुलेशन का 1/10 जो पार्ट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डेथ है वो हो गई थी। और 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% कोल माइंस, इनके ऊपर भी ब्रिटेन ने, यूएसए ने अपना जो है कंट्रोल कर लिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस थी। इसके बाद फॉर्मेशन हुई थी आईएलओ की, या जो लीग ऑफ नेशंस है हम कह सकते हैं उसकी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, जर्मनी है, तुर्की है, इन कंट्रीज के ऊपर मेनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो हमने देखा कि जर्मनी ने ओवरसीज कॉलोनीज को लॉस्ट कर दिया, इसकी 1/10 पॉपुलेशन को लॉस कर दिया, और 75% जो आयरन ओर थी या फिर आयरन माइंस थी और 26% कोल माइंस थी, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में हो गई। और इनको बहुत सारे जो मतलब मनी है वो कैश में भी देनी पड़ी थी। तो ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है कि किस तरह से आईएलओ की, लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन हुई। और ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बाद ही जो है
ILO एस्टेब्लिश हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की क्या थी ये हमने समझा। तो प्रेजेंट सेटअप ILO का है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर UNO वाज फॉर्म्ड, यानी जो लीग ऑफ नेशंस थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री में पीसफुली इन्वायरमेंट रहे, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक ना करे और सभी पीसफुली रहें। लेकिन जो लीग ऑफ नेशंस है वो अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हो गया। तो लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स में फ्लॉप हुई और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को। ये बात आप याद रख सकते हैं कि 25 अक्टूबर को UNO डे सेलिब्रेट होता है। तो ILO है 1946 में UNO की एक एजेंसी बन गई और जो लीग ऑफ नेशंस है वो एबोलिश हो गई। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री में जेनेवा जगह है, वहां पर ILO का हेडक्वार्टर है। एंड इट हैज 187 मेंबर कंट्रीज। इसके एट प्रेजेंट में 187 मेंबर कंट्रीज हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रेजेंट सेटअप आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट सेटअप में ये बात याद रखनी है कि UNO की एक एजेंसी है ILO। 1946 में UNO की एजेंसी बनी थी और UNO की जो फॉर्मेशन है वो 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवरकम होने के बाद। फिर है मेन ऑर्गन्स ऑफ ILO। तो ILO इज ए ट्री पार्टी बॉडी, यानी इसमें जो मेन इसके हैं 3 ऑर्गन्स हैं। इसमें एक गवर्निंग सिस्टम भी है, यानी गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है, एम्प्लॉयर भी हैं और लेबर भी हैं। यानी जो ट्रायंगुलर शेप में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गवर्निंग सिस्टम भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर यानी जो एम्प्लॉयमेंट देता है, जो जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस है या कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उनके जो ओनर हैं वो एम्प्लॉयर हैं, वो एम्प्लॉयमेंट आपको दे रहे हैं। और लेबर या एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो आप याद रखेंगे। तो ये तीनों के तीनों एक ट्री पार्टी बॉडी है ILO, जो इसके ऑर्गन्स भी हैं। तो फर्स्ट है ILO का ऑर्गन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, उसकी वंस इन ए ईयर, साल में एक बार। जैसे हम एक लोकल एग्जाम्पल लें कि हमारे गांव में जो पंचायत होती है उस ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं बार बार जब भी जरूरत हो, तो उसी तरह इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, उसकी मीटिंग होती है साल में एक बार। और ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गन ही है। फिर दूसरा है गवर्निंग बॉडी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है लेबर कॉन्फ्रेंस, इसमें कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं या कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं लेबर्स के वेलफेयर के लिए। गवर्निंग बॉडी है वो ये जो स्कीम्स, ये जो पॉलिसीज, ये जो प्रोविजंस प्रोवाइड करवाएंगे उनको अपने अपनी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड पे, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्री में, और ILO इंटरनेशनल लेवल पे उनको इम्प्लीमेंटेशन करेगी। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इसमें लेबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। और इससे आप ये अपने आस पड़ोस से या अपने स्टेट से, अपने कंट्री से भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पता होगा कि लेबर कोर्ट भी हैं। लेबर कोर्ट का मतलब ये जब कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में कोई भी लेबर काम कर रहा है और उसकी यदि जो वेजेस हैं या उसकी जो सैलरी है वो कोई नहीं दे रहा है, या उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी लेबर का, या जो भी वेज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस नहीं मिल रहे, यानी 3 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं आपको कि या तो उसको सैलरी या वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो भी कम मिल रहे हैं जितने डिटरमाइन कर रखे हैं उनसे, या फिर उसका उस प्लेस के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है वो इस जो लेबर्स की प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करता है। तो ये 3 ऑर्गन्स आपको अच्छे से समझने हैं। एक कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोविजंस बनाता है,
गवर्निंग बॉडी उनको इम्प्लीमेंटेशन करती है, गाइडलाइंस देती है। और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है, वो जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं लेबर्स को, उनको सोल्व आउट करती है। तो ये ऑर्गन्स आपको अच्छे से समझने हैं। फिर जो ILO है, वो कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस आर डिटरमाइंड बाय ILO। ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस भी डिटरमाइन करती है। कन्वेंशंस वो पॉलिसीज हैं, वो स्कीम्स हैं या वो नॉर्म्स हैं जो हर एक मेंबर कंट्री को, जो ILO के मैंने बताया कि 187 मेंबर कंट्रीज हैं, 187 मेंबर के 187 मेंबर्स को ये जो कन्वेंशंस जो डिटरमाइन किए जाएंगे ILO के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, वो मानने पड़ेंगे। रिकमेंडेशंस होती हैं कि ये कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो कोई कंट्री चाहे तो इनको आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, ये एक सप्लीमेंट्री है। अगर कोई कंट्री स्टेट चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इनका जो प्रोविजंस है वो अपनी कंट्री में कर सकता है। तो दोनों तरह से जो ILO है वो कन्वेंशंस भी और रिकमेंडेशंस भी डिटरमाइन करती है पूरे वर्ल्ड में। कन्वेंशंस सबके लिए कंपलसरी हैं, मानने पड़ेंगे, रिकमेंडेशंस सप्लीमेंट्री हैं। अब हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट्स एट वर्क, यानी एट वर्क प्लेस, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है या कोई ऑफिस हो सकता है, उसमें काम करने वाले हर एक लेबर के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और उनके राइट्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमाइन करना। फिर दूसरा है टू क्रिएट ए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी वीमेन एंड वुमेन टू सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। डिसेंट को आप कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड, यानी सिविलाइज्ड का मतलब जो भी वर्क, जो भी एम्प्लॉय है उसके साथ अच्छे से सिविलाइज्ड तरीके से या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए उससे हम वर्क करवा सकते हैं। फिर दूसरा था इनहेंस द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, यानी जो भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए इफेक्टिवनेस कवरेज होगी, सोशल प्रोटेक्शन होगी उसकी सामाजिक में, और जो मोरल हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोटेक्शन है वो लेबर्स की हो, उसको इनहेंस करना। इनहेंस का मतलब इम्पावर करना, बढ़ाना। और है फिर द स्ट्रेंथन ऑफ ट्रीपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग। ट्रीपार्टिज्म हमने पढ़ा कि जो कॉन्फ्रेंस है या जो गवर्निंग सिस्टम है या जो लेबर है, उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना ही इसका जो ILO का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है। तो आप देखेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, आपके गांव में जो भी लेबर है उनकी एक पासबुक बनती है लेबर की, वो ऑथोराइज मतलब लीगल है, वो कानूनी है। जो पासबुक होगी, वो पासबुक जिस भी लेबर की बनती है उसको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। उन फैसिलिटीज में कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप अपने अड़ोस पड़ोस से कोई भी यदि आपको लेबर मिलता है उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या उसने पासबुक बनवा रखी है, यदि बनवा रखी है तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस एट वर्क प्लेस, यानी जो भी लेबर काम करता है वर्क प्लेस में उसका लाइफ इंश्योरेंस बनता है, वो चाहे गवर्नमेंट कोई एजेंसी हो या एडिड कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसमें काम करने वाले सभी वर्कर्स का, सभी लेबर का लाइफ इंश्योरेंस होगा। दूसरा, उनके कुछ राइट्स होंगे, उनको जो बेसिक नेसेसरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड होंगी। फिर वर्किंग जो आवर्स हैं वो डिटरमाइन होंगे। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि 8 घंटे से ज़्यादा यदि कोई काम करता है लेबर तो वो उसके ओवर टाइम में इंक्लूड होगा, वरना 8 आवर की शिफ्ट में ही जो वर्कर्स हैं वो मेनली काम करते हैं। दूसरा, जो भी मान लो सीजनल जो लेबर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल में इंक्लूड है या कंस्ट्रक्शन साइट पे इंक्लूड हैं, या कुछ ऐसे जो लेबर हैं जो कुछ मतलब साल में केवल 3 या 4 महीने या 6 महीने ही अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो ले पाते हैं, उसके बाद वो फ्री रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर हैं तो बरसात के मौसम में वो अपना जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो ILO या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है हमारे को भी, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी लेबर्स हैं, सोसाइटी में जो भी लेबर्स हैं उनको। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ फाइंड आउट करना, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से
कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू।